हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर फोर्थ लेक्चर होने वाला है। इसमें हम पिछले 3 क्लास ले चुके हैं। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने प्राचीन इतिहास का पहला कालखंड के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आगैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हमें कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कि कहां से मिली हुई है, कि किस किस प्रकार के जो यहाँ पर नगर थे और इन नगरों की क्या विशेषताएं थी, कितना विस्तार भारत में है या पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कहां तक इसका पूरा विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, और कितनी इनकी उपलब्धियां थी। इस हर चीज के बारे में हम आज के इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस क्लास पे नए हैं, इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक प्राचीन इतिहास की दोस्तों, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी एग्जाम मतलब सभी एग्जाम, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ व्यापम की बात किया, रेलवे की या बैंकिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों। जो भी सब्जेक्ट में यहां पढ़ा रहा हूं उसमें टॉप के एग्जाम से, कहने का मतलब कि यूपीएससी से लेकर के आईएएस के एग्जाम से लेकर के और व्यापम के एग्जाम तक के फैक्ट मैंने इस सीरीज में डालने का प्रयास किया हुआ है। और लगभग ये मान लीजिए कि किसी भी जो भी सब्जेक्ट में आपको यहां लेकर आ रहा हूं, आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसमें मैंने 80% कम से कम उसका समायोजन किया हुआ है। अगर कोई बोलता है कि हम 100% डाटा आपको देते हैं दोस्तों, तो वो मैं तो यही कहूंगा कि वो सब सिर्फ एक धोखा है, हवाबाजी है। ये सब ऐसा नहीं होता है। अगर मैं खुद बोल रहा हूं दोस्तों कि जो भी सब्जेक्ट में आपको यहां लाकर दे रहा हूं, जो इतिहास है, तो दोस्तों मैं इसमें 80% डाटा मैं आपको यहां पर कवर करवाता हूं। अगर आप इस सीरीज में पूरे ध्यान पूर्वक इस सीरीज को सुनते हैं, पूरी बातों को अगर सुनते हैं, जो मैं नोट्स में लेकर दे रहा हूं आपको वो भी, और जो मैं अपने मुंह से बोलता हूं वो भी, अगर सभी चीजों पर अगर पूरा 100% अगर आपका यहां कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सीरीज के अंतर्गत मैं 80% डाटा मैं आपको दे दूंगा। और 80% डेटा भी दोस्तों किसी भी एग्जाम को, आज के वक्त में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होते हैं, क्योंकि इतना विशेष मतलब कि इतना अच्छा कट ऑफ किसी एग्जाम में अभी तक जारी भी नहीं रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा ये 4th लेक्चर है दोस्तों। यहाँ पर एक प्रिंट करना भूल गए हैं, है ना। तो ये 4th लेक्चर होने वाला है हमारा। इस 4th लेक्चर के अंतर्गत हम आगैतिहासिक काल की बात करेंगे, जो हमारी पिछली क्लास में छूट गया था। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि हम 3 लेक्चर में तीनों को लेकर आएंगे। आगे प्रागैतिहासिक काल का लेक्चर हो चुका है, आगैतिहासिक काल का आज कर रहे हैं, और उसी प्रकार से जो है ऐतिहासिक काल का हम नेक्स्ट लेक्चर उसी का होने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। जिन दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही नोट्स डाउनलोड करने में, जिनको नहीं पता है कि नोट्स कहां से डाउनलोड करनी है, क्लास नोट्स कहां से डाउनलोड करना है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम पर जाकर के लोधाजी क्लासेस करके सर्च करेंगे आप, तो वहां पर आपको इस प्रकार का लोगो नजर आएगा। और इस लोगो का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लेंगे आप, तो आपको वहां पे सभी प्रकार के जितनी मैं नोट्स, जो भी क्लासें लेके आता हूं, उन सभी के नोट्स में क्लास लेते ही हैंड टू हैंड वहां पर अपडेट कर देता हूं। वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में हम इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, इस प्रकार से सभी कुल मिलाकर के 11 सब्जेक्टों को दोस्तों हम इस सीरीज के अंतर्गत लेकर आने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन में। हम इस सबकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट मूव करेंगे अपने आगैतिहासिक काल पर, जो जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से जानते हैं। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने से पहले इसकी सामान्य जानकारी के बारे में अगर बात कर ले तो ज्यादा उचित होगा। इसमें दोस्तों एक टाइमलाइन, सबसे पहले मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि जो भी दोस्त ऐसे हैं जिनको अभी एक टाइमलाइन का पता नहीं है कि ईस्वी क्या होती है और ईशा पूर्व क्या होता है, तो मैं उन दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके। पिछली क्लास का मतलब है कि इस सीरीज में नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास मैंने एक अलग से सीरीज ली हुई है, आधुनिक इतिहास पढ़ाया हुआ है। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आपको ढूंढेंगे तो उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूं।
तो उसमें मैंने पूरा बताया है, क्लियर बताया है कि टाइमलाइन होती क्या है, ईशा पूर्व किसको बोलते हैं, ईसवी किसको बोलते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में आकर आपको दे देता हूं, जिससे कि आप अनुमान लगाने में सक्षम हो जाए, अनुमान लगा पाए। तो अनुमान लगाने की देखिए क्या होता है दोस्तों, मैं यहीं पर दिखा देता हूं मैं आपको, एक सेकंड दीजिए। हाँ, मान लीजिए कि एक टाइमलाइन है पूरी कंप्लीट है यार दोस्तों, एक टाइमलाइन मान लीजिए आपकी, ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये एक जो ईशा मसीह, आपने नाम सुना होगा, ईशा मसीह जी का जो जन्म हुआ है ना, हमने उसको आधार बनाया है, उसको आधार बनाया। जैसे कि आज के चल रहा है अभी अभी अगर हम बात करें तो 2021 चल रहा है, ठीक है। तो 2021 कब से चल रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कि 2021 कब से चल रहा है। तो 2021 जो हमने शुरुआत की, कभी 1 2 3 4 इस तरह भी रहा होगा, तो वो शुरुआत एक्चुअल में हुई कहां से। तो उसके लिए हमने ईशा मसीह के जन्म को आधार बनाया, और इसीलिए इसको ईश भी बोलते हैं। तो दोस्तों इधर का जो भी होगा सब माइनस में, -1 -2 -3 इस प्रकार से उल्टा डाटा चलेगा, इस ओर चलेगा, ठीक है। और जो प्लस वाला है वो इस ओर मूव करेगा, इस ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो अभी चल रहा है तो 2021 तो ये प्लस में है, लेकिन जब हम ईशा मसीह जी के जन्म से इधर इस उल्टे जाएंगे ना, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, -1 होगा, फिर यहाँ -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। लेकिन समय तो हमारा यहां से चलता आ रहा है ना, पीछे से चलता आ रहा है समय, समय हमारा पीछे चलता आ रहा है। तो जब हम बात करेंगे ईशा पूर्व से पहले की, तो दोस्तों डाटा उल्टा नजर आएगा, आपको उल्टा दिखेगा। उल्टे का मतलब ये है, मैं आपको दिखा देता हूं उल्टा का मतलब क्या। एक सेकंड, ओके, यार क्या मुसीबत है, ठीक है करते हैं भाई साहब, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ आपको समझने में थोड़ा तकलीफ नहीं आएगी। ईशा पूर्व, जब मैं ईशा पूर्व की बात करूंगा तो ईशा मसीह के जन्म से पहले की बात करूंगा, तो वहां पर डाटा उल्टा चलेगा। वो जब ईसवी की बात करेंगे तो वो सीधी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो कब से कब तक का था, देखिए 2400 ईशा पूर्व से लेकर के 1700 ईशा पूर्व के समय का ये काल था। 2400 ईशा पूर्व से 1700 ईशा पूर्व, देखिए 2400 से 2300 हुआ होगा, 2200, 2100, 1900, इस प्रकार से 1700 हुआ। 17 के बाद में फिर और आगे आया होगा तो 0 तक आया होगा। ये सब डाटा माइनस वाला है, ठीक है, ईशा पूर्व वाला है ना। फिर 0 से फिर 1 2 3 4 इस प्रकार से बड़ा होगा, तो 2021 आज तक आ चुके हैं। तो हम 2400, 0 से 2400 पहले की बात चल रही है दोस्तों। तो 2000 साल अभी के और 2400 साल पहले के, मतलब कुल मिलाकर लगभग 4500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4500 मतलब कि 2400 से लेकर के 1700 ईशा पूर्व में दोस्तों, उस समय ही ये नगरों के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। सभ्यता की बात करूं मैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये नगरों के रूप में विकसित हो चुकी थी दोस्तों। तो नगरीय और आगे ऐतिहासिक काल में ये नगरीय विकास था इन लोगों का, ठीक है। और इसको दोस्तों एक काश्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है। काश्य युगीन संस्कृति, जैसा कि पिछले लेक्चर पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक बात बोली थी कि उस समय कब, नवपाषाण काल में तांबे की खोज हो चुकी थी। लेकिन चूंकि तांबा एक नरम धातु होती है, तो दोस्तों उसके एक पर्याप्त रूप से एक सक्षम हथियार नहीं बनाए जा सकते थे जिससे कि वो शिकार कर सके या कृषि कर सके, है ना। तो इससे कुछ आर्टिकल्स नहीं बनाए जा सकते थे। लेकिन अब जब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ, कांसे की खोज हो गई, कांसे की खोज हो गई। अब चूंकि कांसा एक कठोर धातु होती है, तो कांसा और तांबा दोनों को मिलाने की जो कला थी ये भी इन लोगों ने डेवलप कर ली। इसको डेवलप करने से ही क्या हुआ कि एक नए प्रकार के हथियार इनके पास आना शुरू हो गए, जिससे कृषि करने में भी सक्षम हो गए, कुछ छोटे मोटे स्तर पर व्यापार करने में भी सक्षम हो गए, शिकार करने में भी सक्षम हो गए। दोस्तों इनकी जो व्यवस्था थी, जो कृषि व्यवस्था से लेकर की सामाजिक व्यवस्थाएं थी ना, वो एकदम उसका जो है एक बूम हुआ, एक विस्तार हुआ, काफी अच्छे स्तर तक उनका जो है विस्तार हो चुका था। तो इसको काश्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, तो 3 नामों से इसको जाना जाता है।
ठीक है। और इसके जो मुख्य निवासी थे दोस्तों कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग इसके मुख्य निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निवासी कौन थे? द्रविड़ लोग थे और भूमध्य सागरीय लोग इसके मुख्य निवासी हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, हमें कैसे पता चला इसके बारे में। तो दोस्तों ये कहानी है 1920 से 1921 की कहानी है दोस्तों। तो हालांकि 1921 से पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास तो किए थे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का सहयोग ना होने की वजह से, क्योंकि आपको पता ही है कि 1901 जो 20वीं शताब्दी थी, ये 20वीं शताब्दी कुछ इस प्रकार की थी कि उस समय अंग्रेजों का राज था भारत पर। तो इस प्रकार की चीजों पर अंग्रेज लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें क्या करना है सब डेवलपमेंट से, उनको तो बस उनकी जो जो ब्रिटेन से संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत करना उनका मतलब था, है ना। तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो दो व्यक्ति थे, एक का नाम थे साहनी साहब थे और एक थे बनर्जी, है ना। दयाराम साहनी जी थे और एक थे राखलदास बनर्जी। दोस्तों इन दोनों के प्रयासों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। खोज होती कैसे है कि इनके जो एक अधिकारी थे, है ना, अधिकारी थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के अंडर में ये दो व्यक्ति कार्य करते थे। इनके दो अधिकारी थे, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी थे। इन लोगों ने क्या किया कि 1921 में जब साहनी जी थे, दयाराम साहनी जी ने रावी के किनारे, जो रावी नदी है दोस्तों, तो रावी नदी के किनारे इन्होंने हड़प्पा की खोज की। उसी प्रकार से राखलदास बनर्जी जी ने उसके जस्ट एक साल बाद ही 1922 में सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदाड़ो की खोज की, ठीक है। और दोनों दोस्तों ये जो है इनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इनको जाना गया, ठीक है। इसी के एक समकालीन भी दोस्तों मेसोपोटामिया, है ना। तो इसके जो सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता, तो इसकी समकालीन सभ्यता कही जाती है। इसके भी कुछ साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां बनाने की कोशिश कीजिए आप। उत्तर में जब बात करूंगा, उत्तर ऊपर की ओर तो वो उत्तर होता है, नीचे अर्थात दक्षिण, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी मैप को देखते हैं, चाहे वो इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो या किसी क्षेत्र विशेष का मैप हो, मैप किसी का भी हो, जब हम इस प्रकार सामने रखते हैं ना, तो उसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से इस ओर क्या होगा दोस्तों? पूर्व होगा और इस तरफ पश्चिम होगा, ठीक है। तो जब मैं ऊपर की बात करूंगा ना, तो हमेशा याद रखिए मैं जो है उत्तर की बात करूंगा, नीचे की जब बात करूंगा तो वो दक्षिण की बात करूंगा, ठीक है। और वैसे पूर्व और पश्चिम इस प्रकार से मैं आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था पूरे इंडिया के अंदर। तो दोस्तों जब हम ऊपर की बात करेंगे, ऊपर यानी कि उत्तर में, तो उत्तर में जब बात करेंगे भारत में, तो ऊपर जम्मू कश्मीर के मांदा जिले से लेकर के मांदा जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पर चिनाब नदी है दोस्तों। तो चिनाब नदी के किनारे पर ही जम्मू कश्मीर में मांदा है। और मांदे से लेकर के नीचे दक्षिण में आ जाइए आप, तो दक्षिण में दोस्तों दाइमाबाद, कहां पर? महाराष्ट्र के अहमदनगर में है ना। तो ये गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों, नदी के बेसिस पे याद करने की कोशिश कीजिए। ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, ठीक है। अब उत्तर में कौन सी नदी थी? दोस्तों? तो उत्तर में थी आपकी चिनाब नदी। उत्तर में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी, कहां पर? जिला कौन सा? मांदा। दक्षिण में आएंगे हम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में कहां पर है दोस्तों? कौन है? दाइमाबाद था। ये कौन सी नदी के किनारे पर? गोदावरी नदी के किनारे पर। अब देखिए समझिए, मांदा की जो खोज हुई है जम्मू कश्मीर में हुई है, चिनाब नदी के किनारे पर। वही जब दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में कहां पर होती है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में दाइमाबाद नामक नगर की स्थापना की खोज होती है, ठीक है। वो कौन सी नदी किनारे होती है दोस्तों? तो ये गोदावरी नदी किनारे होती है। और जब हम पूर्व में चलेंगे ना, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम में दोस्तों बलूचिस्तान चले जाइए आप, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक इसका विस्तार है। अब इसको आप मैप में समझने का प्रयास कीजिए, आप मैप में आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखिए आप, ये हमारे इंडिया का मैप है दोस्तों। ये इंडिया की हमारी बॉर्डर लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, ठीक है। ये पूरी एक इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, ठीक है। मैं इसे खींचता हूं दोस्तों। अब यहां देखिए कि ये उत्तर प्रदेश में हम पूर्व, यहां पर बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में पूर्व से, ठीक। तो ये ऊपर जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर दक्षिण में देमाबाद है ना, अहमदनगर दक्षिण में महाराष्ट्र में।
उसी के प्रकार से पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर के, और ये देखिए पश्चिम में कहां पर आ गए हम, सुरकांगेडोर में आ गए दोस्तों। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान के सुरकांगेडोर में, ठीक है। तो ये इतने क्षेत्र पर इसका विस्तार था। अब कौन कौन सा शहर, हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन सा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है और कौन से शहर में है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत आपको भी इसमें करनी पड़ेगी और मैं आपको करने के लिए आगे चलकर देने वाला हूं। उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए तो आपको पूरा माइंड में पूरी तरह से क्लियर डाटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ये नगरीय सभ्यता थी। लेकिन एक विडंबना आगे आपको देखने को मिलेगी, वो विडंबना मैं आपको यहीं बता देता हूं। देखिए, जब हम इतिहास के काल का अध्ययन करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमने कौन सी बात की थी, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल की बात की थी, और हमने उसमें देखा था कि कुछ पाषाण काल भी उसमें आया था, जो पूरा पाषाण काल यानी सबसे पहले का समय, पाषाण काल आया, मध्य का समय, नव पाषाण काल आया, है ना, पाषाण काल के लास्ट वाला समय। फिर इस नव पाषाण काल के बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का काल चालू हो जाना चाहिए, हो गया ना, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का काल जब खत्म होगा तो हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, ऐतिहासिक काल की। और ऐतिहासिक काल कहां से शुरू होगा, तो वैदिक काल से शुरू होगा। अब यहाँ पर एक विडंबना इतनी सी आती है कि जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे थे, पाषाण काल की, तो वो लोग घुमंतु टाइप के थे, रहने का स्थान नहीं था। धीरे धीरे नवपाषाण काल तक आते आते उन्होंने घर बनाना सीख लिया, साथ में रहना सीख लिया, मिलजुल कर एक समाज के रूप में रहना सीख लिया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आते आते वो इतने डेवलप हो गए कि वो शहरों नगरों का उन्होंने जो है नगरों में निवास करना शुरू कर दिया, उन्होंने विदेशों से व्यापार करना शुरू कर दिया, उन्होंने कृषि का विकास कर लिया, पशुपालन से लेकर के बहुत अच्छे चीजों का विकास कर लिया दोस्तों। वो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी इस प्रकार की नगरी सभ्यता थी कि उससे हम आज भी जो है प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है और जब हम ऐतिहासिक काल में जाते हैं, जब वेदों में जाते हैं, वैदिक साहित्य में जाते हैं दोस्तों, तो वैदिक साहित्य में जाकर हम देखेंगे कि वहां पर नगरीय सभ्यता का विकास नहीं है, बल्कि वो झोपड़ियों में रहते, ठीक है। तो ये एक विडंबना है कि हो सकता है कि हमसे कुछ मिस आउट हो रहा हो, कि इतिहास को जो साक्ष्य मिले उनके बारे में समझने में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि छोटी सी एक विडंबना है, बस इसको आपको दिमाग में क्लियर रखना है। नहीं तो ऐसे फ्लो में समझते में चले जाइए कि भाई प्रागैतिहासिक काल में झोपड़ियों में रहते थे, तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते नगरों में विकास करने लगे, तो फिर ऐतिहासिक काल तक जाते आते तो इनका बहुत भयंकर विकास हो चुका होता। ऐसा नहीं है, ये वापस झोपड़ियों में आ गए थे, नगरों से वापस झोपड़ियों में आ गए थे। तो चलिए क्रम वाइज इसका अध्ययन करते हैं हम दोस्तों, समझते हैं इसको। तो एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके 6 नगर जो थे, जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें एक मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा, दूसरा गढ़वारीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा या कालीबंगन इसको कहा जाता है। कि इस प्रकार के कुछ क्षेत्र हमको खुदाई में प्राप्त हुए और इसी से कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर हमने पता लगाया है। और दूसरी बात हमने इसमें बात की थी कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, आगैतिहासिक काल के अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये लोग लेखन पठन लिखने की जो है कला सीख चुके थे, और हमने इसको पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हम इसको आज तक पूरे विश्व में कोई इसको पढ़ नहीं पाया है। हाँ, इतना पता जरूर लगा लिया है कि ये जो लिखावट थी, ये किधर से दोस्तों, दाएं से बाएं की तरफ लिखावट थी, यानी कि उल्टी लिखावट इसकी होती है, ठीक है। ये अभी तक अपठनीय है। ये कुछ साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के। इसमें कुछ सिक्के हैं, जिसमें कि कई प्रकार के चित्रों का दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसमें कई प्रकार के चित्र इसमें देखने को मिलेंगे। स्वास्तिक का हमको यहाँ पर खोज हुई है ना, और एक सिंह वाले गेंडे जो है इस प्रकार से, है ना। तो इस कई प्रकार के चित्र हमको यहाँ से मिले हैं, जिसके आधार पर हमने इसके इतिहास को अच्छे से पता लगाने का प्रयास किया है पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे प्रमुख स्थानों के बारे में दोस्तों, एक छोटा सा एक अध्ययन इसमें, और पीपीटी डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से रट लेंगे, ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 12 स्थानों की मैं बात करूंगा, और 12 के 12 ही स्थान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए बात करके तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे है। कहां पर है, सॉरी किसने की थी, तो दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी, 1921 में खोज की थी। और कहां पर है हड़प्पा सभ्यता, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है,
उसी प्रकार से मोहनजोदाड़ो दोस्तों तो सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है। राकलदास बनर्जी जी ने 1922 में इसकी खोज की थी और ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, ठीक है। चनहुदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है। इनका जो है गोपाल मजूमदार जी ने की थी 1931 में की थी और सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इस प्रकार से दोस्तों इनको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरे स्थानों का नाम है, सभ्यताओं के नाम है, कौन सी नदी के किनारे पर है, नदियों के नाम है। उसी प्रकार से ये जो आपको मिलेंगे उनकी किनके द्वारा इसकी खोज की गई है, कब इसकी खोज की गई है ना, और कहाँ कहाँ पर ये अवस्थित है, ये सब मैंने यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों इस मैप को जरा आप समझ लिएगा। देखिए अगर इस मैप को आपने अच्छे से समझ लिया, सिर्फ क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लास में समझ नहीं है, इसके अलावा जब पीपी डाउनलोड करके, इसका जो नोट्स है डाउनलोड करके आप इसको कम से कम आधे घंटे तक इसको अच्छे से पढ़िए। जब पढ़ेंगे एक एक शहर के बारे में देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं ऑटोमेटिक आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा मैप ही रटा जाएगा। देखिए शुरुआत करते हैं हम, अगर मान लीजिए कि उत्तर से, तो दोस्तों मांडा हमने देखा था, मांडा कहां पर है, ये कहां पर है मांडा, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में मांडा है। हड़प्पा कहां पर, पाकिस्तान में है। कौन सी नदी दिख रही है यहाँ पर, रावी नदी दिख रही है, ठीक है। मांडा कहां पर है दोस्तों, ये चिनाब नदी दिख रही है, चिनाब नदी के किनारे पर है। उस प्रकार से रोपड़, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर ये सब भारत के हैं, है ना। गुजरात में लोथल भारत में है। भारत के बाहर की बात करें तो चनहुदड़ो भारत के बाहर है अर्थात पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। सुकांगेडोर पाकिस्तान में है। इस प्रकार से ये सारे जो भी हमें खुदाई में जो नगर प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता के, वो सब के सब मैंने मानचित्र में दिखाने का प्रयास किया हुआ है। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और इसको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये रटन विद्या वाला काम मैं आपको क्लास में तो करा नहीं पाऊंगा। वैसे मेरे पास तो सब चीजें, अगर मान लीजिए मैं अगर इसको आपको चाहूं तो मैं यहाँ भी याद करवा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों फिर वही क्लास काफी लंबी हो जाएगी और फिर शायद आप क्लास में भेज नहीं पाएंगे, है ना। तो जो हमारा रूल है आधे घंटे वाला वो टूट जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि मैं आधे घंटे बस फटाफट लेके बस निकलते जाऊं, स्लाइड बस आपको पढ़ते समय चला जाऊं, एकदम शॉर्ट में पता चला जाऊं और आगे निकलते चले जाऊं, दोस्तों फिर मेरा पढ़ाने का और आपके पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए थोड़ा सा उसको क्लियर करना जरूरी भी होता है, थोड़ा डिटेल देना भी आवश्यक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं उस क्लास को पूरा मैनेज करने के प्रयास भी कर रहा हूं कि वो कंप्लीट भी हो जाए और ज्यादा समय भी ना लगे। हमारा 30 मिनट का लेक्चर 30 मिनट के अंदर ही खत्म करने का प्रयास करें। वैसे 30 मिनट में होता तो नहीं है, कभी 35 मिनट हो जाते हैं, कभी 32 मिनट हो जाते हैं, कभी कभी 40 मिनट तक भी लेक्चर पहुंच जाता है। लेकिन इससे मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आप बिल्कुल अच्छे से देखते हैं क्लास, तो आप बिल्कुल पढ़ते रहे होंगे, है ना, और पढ़ेंगे ही, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैंने थोड़ा सा और कोशिश की है कि एक ही मैप के द्वारा सारे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है सब आपको याद हो जाएंगे। इस मैप को दोस्तों, मैप वही है ना, ये लास्ट वाला मैप ही है, यही मैप है। इसी मैप को मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है और हर मैप में हर एक शहर के साथ में देखिए मैंने पूरा जो बेसिक है उससे संबंधित वो सब ये डाल दी। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी, ठीक है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, रावी नदी के किनारे पर है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो का दोस्तों, तो मोहनजोदाड़ो का राकलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। लरखाना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर है। तो सभी शहरों का, सभी जो नगर थे सिंधु सभ्यता के, उन सभी नगरों की डिटेल में यहाँ मैप में आपको दे चुका हूं। आप प्लीज इसको अच्छे से एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगर ये शहर आपको याद हो गए दोस्तों, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि शहरों को याद करने के बाद में सिंधु सभ्यता से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप हथियार नहीं डालोगे। ये मेरा पूरा आपके साथ में एक तरह से वादा है और बिल्कुल आप कर ले जाओगे, ठीक है। ये कुछ मैप मैंने दिए हैं आपको, तो इनको थोड़ा सा पढ़िए भी प्लीज। इसे पीपीटी की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, पेजों की संख्या बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा इससे आप इसका फायदा उठाइए, तो समझने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम विशेषताओं की दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता की विशेषताओं की में अगर देखा जाए तो काफी सारी विशेषता यहाँ देखने को मिलेगी। अन्य जो ऐतिहासिक काल थे उन ऐतिहासिक कालों में सबसे ज्यादा कोई अगर विशेषता देखने को मिलती है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही उसकी विशेषता देखने को मिलती है दोस्तों। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है इसकी विशेषताओं में सबसे एक नंबर की जो विशेषता है वो है नगरीय
व्यवस्था कि इतने पुराने समय में इनके नगर इस कदर डेवलप थे और इस कदर डिजाइन किए गए थे दोस्तों कि वो उसकी जो डिजाइनिंग है ना वो आज भी कुछ मतलब इस प्रकार से आज ही विकसित नहीं है। मतलब कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि हम सिंधु सभ्यता से क्या सीख सकते हैं, सिंधु सभ्यता में डेवलप नगरों से हम क्या सीख सकते हैं, सोचिए आप, है ना। तो इस प्रकार की कुछ मतलब इस प्रकार के डेवलप थे वो लोग। तो देखिए ग्रिड पद्धति का निर्माण किया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब ये कि जो दोस्तों घर जो नगर बनाए गए थे ना, ये ग्रिड के माध्यम से, ग्रिड के अनुसार बनाए गए थे, ठीक है। दूसरा, जल निकासी की व्यवस्था, पूरी सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी दोस्तों, कि जल जिस प्रकार से आज आप देख ही रहे हैं कि किसी भी बड़े शहर की तो बात ही छोड़ दी, छोटे शहर में भी चल जाएगी दोस्तों, तो बारिश में क्या होता है, आधा शहर तो पानी से भर जाता है ना, पूरी रोडें पानी से लबालब भरी हुई होती है। तो ये व्यवस्था हमारी आज है। तो वाकई में हमको सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ सीखने की आवश्यकता है। जल निकासी की व्यवस्था इतनी शानदार की गई थी कि बिल्कुल भी पानी भरना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। कुछ जगह जगह पर जैसे हमारे ड्रेनेज होते हैं, जो लीकेज होते हैं ना, उनके जिस प्रकार से हम ड्रेनेज बनाते हैं उस प्रकार से उनके कुछ गड्ढे टाइप के वो कर देते थे, और इस प्रकार से जल निकासी का सिस्टम उन्होंने कर रखा था कि जल रुकता ही नहीं था, पूरा नगर एकदम साफ सुथरा रहता था। इसके अलावा पक्की ईंटों का इस्तेमाल करना चालू कर दिए थे, ईंटों को पकाकर इस्तेमाल करना चालू कर दिए। सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा अपने दिमाग का विस्तार कीजिए दोस्तों। तो सोचिए कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल ये लोग कर चुके थे, वो भी अलंकृत ईंटों का। जैसी ईंटें हम आज इस्तेमाल करते हैं ना, कि ईंट आप देखना उठा करके, ईंट में एक तरफ कुछ लिखा होगा, कुछ भी नाम लिखा, अल्फाबेट में कुछ भी लिखा होगा, डिजाइन की गई होगी ईंट। इस प्रकार की ईंटें वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। 2400-1700 ईसा पूर्व की कहानी बोल रहा हूं मैं, 4500 साल पहले की बात बोल रहा हूं अभी से। इसमें एक बात विशेष थी कि इसके जो दरवाजे थे दोस्तों, इनके जो घरों के दरवाजे थे ना, वो मेन रोड पे नहीं खुलते थे, बल्कि वो पीछे की ओर खुलते थे। इसका भी उनका एक विशेष कुछ कारण रहा होगा मेन रोड पे ना खोलने का, कि हो सकता है कोई मानसिकता ऐसी रही हो कि अपनी तरफ से अगर मैं बताऊं तो मेन रोड पे ना खोलने। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे हैं, आज खेलते खेलते अगर बच्चे घर में कम और रोड पे ज्यादा खेलते हैं, हमारे शहरों में ही या कहीं की कहीं बहुत सारी जगह, अपने गाँव कहीं पे भी देख लीजिए आप, तो बच्चे है ना, आप देखिए कि भारत में अब जनघनत्व भी ही कितना हो चुका है, 382 हो चुका है दोस्तों। 382 लोग पर जो है वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 लोगों का हो चुका है दोस्तों। अगर हम इस जन घनत्व की अगर बात करें, वैसे हमारी टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात आई है तो मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा, कि पूरा अमेरिका महाद्वीप ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी ले लीजिए दोस्तों। इन तीनों की जितनी जनसंख्या नहीं है ना, उससे ज्यादा जनसंख्या हम भारत में रखते हैं, ठीक है। इतना जन घनत्व है हमारे पास में। तो वो जन घनत्व की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो हो सकता है कि यही मानसिकता रही हो कि भाई बच्चे रोड पर ना खेले। ये बात भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता से सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके जो दरवाजे हुआ करते थे वो मेन रोड पे ना होकर के वो पीछे की ओर खुलते थे। सिर्फ एक जगह ही ऐसी थी जिसके दरवाजे जो है मुख्य रोड की ओर खुलते थे, और दोस्तों वो जगह है आपकी लोथल, ठीक है। और उच्च शहरों, और इसमें को भी कुछ वर्गीकृत किया गया था, उच्च और निम्न भागों में जो सामान्य लोग रहते थे ना, वो नीचे जगह पर होते थे, और जो बड़े लोग होते थे वो ऊपर टीले पर रहते थे। टीले पर कुछ नगरों की स्थापना की गई थी, कुछ महलों की बनाए गए थे। इसको उच्च भाग जो ऊपर का भाग था वो पूरा किलाबंद था, है ना। तो कुछ नगर ऐसे बनाए गए थे जिनको किलाबंद की तरफ से किला टाइप से बनाए गए थे, उनको बड़े बड़े नगर थे जहाँ पे कुछ बड़े लोग रहते थे, ठीक है। इस प्रकार से इसको जो है मैनेज किया गया था। सिर्फ कालीबंगा ऐसी है दोस्तों, कालीबंगा शहर ऐसा है जिसको पूरी तरह से उसको किलाबंद किया गया था, चाहे वो निचला भाग हो शहर का या टीला भाग हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार स्मारक। देखिए सिंपल बात है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है, पर इतना सा देखना, ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये लग रहा है कुछ स्विमिंग पूल जैसा, है ना। तो दोस्तों ये स्विमिंग पूल है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमको देखने को मिल चुका था। स्विमिंग पूल इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्नानागार, और ये सबसे बड़ा स्नानागार हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है मेरे दोस्तों। मोहनजोदाड़ो से हमें स्नानागार प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा स्नानागार, ठीक है। और कृषि पशुपालन की अगर हम बात करें तो जुते हुए खेत का हमको कहां से साक्ष्य मिला है, कालीबंगा जो क्षेत्र है वहां से साक्ष्य मिला हुआ है। और प्रमुख फसलों में जो है गेहूं और जौ, और कहीं कहीं पर चावल के भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। लोथल रंगपुर से हमको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी
प्रकार से अन्नागार की जब बात करें, अन्नागार यानी कि अन्न को भरने की बड़ी बड़ी कोटियों की बात जब हम करेंगे तो विशेष उत्पादन यहाँ पर अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन क्या होता है कि इतना उत्पादन की खाने के बाद बच जाए, जो बचा हुआ उत्पादन है वही अधिशेष उत्पादन कहलाता है। विकसित कृषि, कृषि काफी विकसित हो चुकी थी और यहाँ पर जो है मोहनजोदाड़ो में अन्ना सेंदप सभ्यता का काफी अच्छा विकास हो चुका था और ये इमारतों में रहते थे, इमारतें जो बड़ी बड़ी इमारतों में ये रहा करते थे। यहाँ पर काफी इमारतों का विकास हो चुका था और पशुपालन भी दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पर चल रहा था, जिसमें कि बैल और भैंस का जो है ये पशुपालन करते थे और घोड़े के प्रमाण जो है सुतकोरता, कालीबंगा, लोथल से प्राप्त होते हैं। धार्मिक विशेषताओं की दोस्तों बात करें तो कुछ स्पष्ट धार्मिक विशेषताओं में सिंधु घाटी सभ्यता से कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं हमको। सिंधु घाटी सभ्यता से धार्मिक सभ्यता के धार्मिक परंपराओं के कोई विशेष स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। मंदिर के कोई अवशेष हमको यहाँ से नहीं मिले हैं। सिर्फ मात्र देवी और उर्वरा देवी की पूजा यहाँ पर ये लोग करते थे। मात्र सत्तात्मक समाज थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इसका अनुमान हमने लगाया हुआ है। और वृक्षों की पूजा ये किया करते थे, उसमें शिव की पूजा करते थे। ये कुबड़ वाला बेल, ये दिख रहा है आपको कुबड़ वाला बेल है ना, और ये दाढ़ी वाले बाबा, इस प्रकार से कुछ ये मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति है ना, इस प्रकार से कुछ साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हुए। मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाले बाबा प्राप्त हुए हैं। पशुपतिनाथ की मोहर दोस्तों हमको मिली, दिख रही है आपको पशुपतिनाथ की मोहर है ना, तो मोहनजोदाड़ो से हमको प्राप्त हुई है। इनके चारों ओर जो है गेंडा, चीता और भैंस के चित्र बने हुए हैं। उसी प्रकार से कालीबंगा से हमको अग्निकुंड की प्राप्ति हुई, अग्निकुंड की जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य चिन्ह हमको प्राप्त हुआ है, जो हमने पिछले उसमें देखा था सिक्कों में है ना। उसी प्रकार से शवधान की प्रक्रिया दोस्तों, तो अंतिम जो क्रिया होती है, अंतिम क्रिया में यहाँ पर इनको जलाना, दफनाना और समाधि के रूप में इनको बनाना, समाधि इनकी बनाना, ये जो यहाँ परंपराएं चल रही थी उस समय की। और दोस्तों यातायात की अगर हम बात करें तो यातायात में दोस्तों लोथल और सुतकोरदा से हमको बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। लोथल और सुतकोरदा में बंदरगाह थे और बहुत फेमस बंदरगाह, काफी विकसित बंदरगाह थे दोस्तों उस समय के। और बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का इस समय प्रयोग किया जाता था। और समाज की अगर बात करें तो समाज भी काफी डेवलप हो चुकी थी। यहाँ प्रथा और वेश्यावृत्ति का जो है प्रचलन यहाँ शुरू हो चुका था। और मोहनजोदाड़ो से एक जो है नर्तकी की कांसे की एक मूर्ति हमको प्राप्त हुई है। जीवन शैली की अगर बात करें दोस्तों तो जीवन शैली में लोथल और चनहुद्रो में मनखे का कारखाना, समझिए जरा बात को कि जीवन शैली कैसी थी, जीवन शैली कहां से डेवलप होती है, व्यापार से डेवलप होती है। दोस्तों इनका व्यापार कैसा डेवलप हो चुका, देखिए जरा कि लोथल और चनहुद्रो में मनके बनाने का कारखाना। मनके मतलब क्या होता है पता है ना, कुछ आभूषण टाइप के कुछ होते हैं, आभूषण होते हैं कुछ है ना, मूर्ति, छोटी छोटी मूर्तियां इस प्रकार के कुछ होते हैं, सबको मनके बोलते हैं है ना। तो रीडेड फैक्ट्री जो होती है, तो रीडेड फैक्ट्री के कार्य जो फैक्ट्रियां हमको वहां से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती और ऊनी वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी के साथ में जो है पाशा और शिकार, जो इनके मनोरंजन के कार्य थे, मनोरंजन के साधन क्या थे इनके, तो पाशा खेलना और शिकार करना, ये इनका मनोरंजन था। इसके अलावा जो है कुछ बर्तन भी, हमें डिजाइन वाले बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिठाई में दोस्तों ये शहद का इस्तेमाल करना चालू कर चुके थे, ठीक है, टेस्ट भी समझने लगे थे। तलवार का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज शांतिपूर्ण है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शांतिपूर्ण सभ्यता थी, इसके क्या साक्ष्य है, तो यहाँ से तलवार का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तलवार का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ मतलब क्या कि ये युद्ध व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार व्यवस्था इनकी कैसी थी दोस्तों, तो व्यापार, इसकी दो तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं थी, एक नगरीकरण और दूसरी व्यापार। नगरीकरण और व्यापार की दो मेन विशेषताएं थी इनकी। तो व्यापार में देखिए जरा कि व्यापार करते वक्त ये मोहरों का प्रयोग करते थे दोस्तों, मोहरों का है ना। और हड़प्पा की सभ्यता से श्रृंगी पशु का जो है हमें यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिससे वो मोहर का है ना वो चित्र हमको प्राप्त होता है। उसी के अलावा जो यहाँ पर मापन की इकाई थी, मापने की जो हम इंची टेप या मीटर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो 16 के अनुपात में थी इनकी उस समय। और इनके कुछ उस समय विदेशों से भी व्यापार चला करता था, विदेशों से भी व्यापार करते थे। जो देखिए इनको जो है ये ओमान, बलूचिस्तान और खेतड़ी, यहाँ से दोस्तों ये तांबा मंगाते थे। अफगानिस्तान और ईरान से ये चांदी खरीदते थे। कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से तो सोना, अफगानिस्तान, ईरान से टिन, मेसोपोटामिया से लाजवर्त और ईरान से सीसा का परचेस ये लोग करते थे। सोचिए आप कितनी डेवलप सभ्यता हो चुकी थी कि विदेशों से भी व्यापार इनका सक्षम होने लगा था, ठीक है। लगभग वैदिक सभ्यता से भी ज्यादा जो है सफल है ना, काफी हो चुकी थी ये, उस समय से भी ज्यादा डेवलप हो चुके थे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट इनकी शासन व्यवस्था की अगर बात करें
तो दोस्तों वाणिज्य वर्ग का प्रशासन संभव मतलब कि स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन संभवतः कुछ वाणिज्य वर्ग के ही यहाँ पर प्रभुत्व था उस समय। वो सैंधव सभ्यता में सैंधव सभ्यता दोस्तों की सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का जो कारण है, काफी लोगों का यह प्रचलित धारणा है कि बाढ़ आने की वजह से इनका सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई होगी, सिर्फ बाढ़ के कारण। और पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के रूप में भी वर्गीकृत किया हुआ है। किसने? पिग्गट ने किया है दोस्तों, है ना। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा स्तर गुजरात में खोजे गए हैं दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा नगरों की या स्थलों की अगर खोज हुई है तो वो कहां पर हुई है? तो भारत में गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है, ठीक है। और आग में पकी हुई ईंटों मिट्टी को, आग में जो मिट्टी पकाई जाती है, जैसे कुछ मूर्तियां बना ली, ईंटें बनाई, तो जो भी ये मूर्तियां बर्तन बनाते थे ना, उनको आग में पकाते थे। आग में पकाने के बाद उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते दोस्तों टेराकोटा। नाम याद रखिए, टेराकोटा। टेराकोटा किसे बोला जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी के कुछ भी जो भी बर्तन या मूर्तियां होती थी वो सब टेराकोटा कहलाती थी, ठीक है। और सबसे बड़ी साइट की अगर आप बात करोगे तो राखीगढ़ी हरियाणा में और मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में, ये सबसे बड़ी साइट है इस समय की थी। स्थान और साक्ष्य की अगर बात करें तो यह देखिए मोहनजोदाड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। मैं आपको बताया, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, सबको जलाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं और दाढ़ी वाले पुजारी भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जब बात करेंगे तो एक श्रृंगी पशु वाली मोहर मिली है दोस्तों, जिससे पता चलता है कि व्यापार या मोहरों के माध्यम से होता था। और इसके अलावा माता देवी की प्रतिमा भी हड़प्पा सभ्यता से हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार से कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ से हमें अग्निकुंड, चूड़ी कारखाना, युग्म समाधि, है ना। युग्म समाधि मतलब कि दो लोगों को एक साथ दफनाने की जो प्रथा होती थी वो, और जुता हुआ खेत यहाँ से हमको मिला हुआ है। अलंकृत ईंटें भी हमको कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। वहीं अगर सुरकोटदा की बात करते हैं दोस्तों गुजरात की, तो यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष, पूरी सिंधु सभ्यता में सिर्फ एक ही जगह से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं, और वो कहां से मिलते हैं? तो सुरकोटदा गुजरात से मिलते हैं दोस्तों। जब लोथल की बात करेंगे, लोथल गुजरात की, तो बंदरगाह यहाँ पे लोथल में हमने देखा था कि बंदरगाह यहाँ डेवलप हो चुके थे। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहलाते थे ये। और धान और घोड़े के साक्ष्य बहुत कम मिले थे, है ना। तो धान और घोड़े के साक्ष्य भी, अग्निकुंड, युग्म समाधि और मनके बनाने के कारखाने भी यहाँ पर डेवलप हो चुके थे। धोलावीरा गुजरात से हमें बांध और जलाशय स्टेडियम के रूप में। तो दोस्तों ये हमारा सिंधु सभ्यता भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है ऐतिहासिक काल पर हमारी क्लास होगी, जिसके तहत चलते ही हम जो है प्राचीन काल के लगभग काफी सारे पार्ट्स को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास भी हमारी वो लगभग 30 मिनट या थोड़ी बहुत ज्यादा होने वाली, क्योंकि जो ऐतिहासिक काल जो दोस्तों है हमारा, वो उसमें हम पूरे साहित्य के बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। उसके अंतर्गत सभी धर्मों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसमें सभी धर्म दोस्तों हम कवर करेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हम जब बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म को लेकर के पुराने वीडियो हमारे बेस बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उन पे समग्र चर्चा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सभी धर्मों को समग्र रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। वही सब हमारे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो के एंड तक बनने के लिए, क्लास को पसंद करने के लिए। और मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपको क्लास समझ आ रही है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, अगर आपको कुछ भी समझने में अगर आप मदद मिल रही है दोस्तों, आपको सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में प्लीज इसको शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।